प्यारे बच्चों, आज इस फास्ट गाइड के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस संदेश के साथ शुरू करते हैं। संसार में हर काम कठिन है और हर काम सरल भी। सरल काम वे है जिन्हें खेल की तरह दिलचस्पी के साथ करते हैं और वह काम हमको बहुत आसान लगता है। तो बच्चों, आज हम रसायन शास्त्र के 10वीं कक्षा के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो बच्चों, आज हम रसायन शास्त्र के कक्षा 10वीं के चैप्टर 4 में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रस्तावना, तत्व, तब और अब। तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों हुई, साथ ही साथ डोबेराइनर का नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोथल-मेयर का परमाणु आयतन वक्र और मेंडलीव का वर्गीकरण। मेंडलीव के वर्गीकरण के बाद हम लोग मोसले का आधुनिक आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और आवर्त सारणी के विस्तृत अध्ययन करने के बाद हम लोग तत्वों के आवर्ती गुणों का अध्ययन इस पूरे अध्याय में करेंगे। तो तत्वों का वर्गीकरण, तो तत्वों का वर्गीकरण में आता है हमारे पास एक तत्व। तो तत्व क्या है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बनता है वह तत्व कहलाता है। तत्व अपने आप में स्वतंत्र होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम इत्यादि। तत्वों को उनके विशेष गुणों के आधार पर हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो ऐसा क्यों वर्गीकरण करते हैं? जैसे आप लोग जानते हो, आपके घर में बहुत सारे जानवर हैं, गाय है, बैल है, बकरी है। तो उसको हम लोग पहले से बता देते हैं कि ये भाई गाय है, ये बैल है, ये भैंस है और ये बकरी है, ताकि उसको अलग अलग जो है हम अलग अलग रूम में रख सकें, अलग अलग प्रकार के खाना दे सकें। जो बकरी खाएगा वो जो है गाय नहीं खाएगा, और जो गाय खाएगा वो घोड़े नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास जो अभी तक ज्ञात तत्व है उनको अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक होकर के हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो ये जो रसायन शास्त्र का जो इतिहास है, इतिहास में देखिए पहले तत्व क्या थे और अब क्या है। और दार्शनिक अरस्तु के अनुसार ब्रह्मांड जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है। उसमें है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने तत्वों और पदार्थों के संबंध में अनेक अध्ययन किए और अपने प्रयोगों के आधार पर ये पता लगाया कि जो अरस्तु दार्शनिक जो है बताए थे कि ये तत्व है करके, तो वे तत्व नहीं है, एक्चुअली में वो जो है पदार्थ है। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने कहा कि जो अरस्तु के अनुसार बताए हुए तत्व नहीं है। और उसके बाद आता है हमारा एक वैज्ञानिक है लेवोजियर के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसे और सरल पदार्थ में विघटित या तोड़ा नहीं जा सकता। लेवोजियर ने रासायनिक तत्वों के प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर एक सूची बनाई और उसमें उस समय के ज्ञात 33 तत्व रखे गए थे। तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका मुख्य कारण है अध्ययन के सुविधा के लिए। अध्ययन की सुविधा के लिए कैसे? हम लोग जो है समान गुणधर्म के तत्वों को एक जगह रख करके उसके प्रॉपर्टीज़ को हम जो है अध्ययन कर सकते हैं ताकि सरलता हो। तो इसी अध्ययन की सुविधा के लिए आप तत्वों का जो वर्गीकरण है उसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने समय पर अलग अलग प्रकार से कोशिश किए। उसमें सबसे पहले आता है डोबेराइनर एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने बताया कि तत्वों का
जो वर्गीकरण है उसका आधार बनाया उन्होंने परमाणु भार को, और परमाणु भार के आधार पर उन्होंने तीन तीन तत्वों को एक साथ रखा। तीन तीन तत्वों का एक साथ रखा जाना ही त्रिक कहलाता है, और इस नियम को हम लोग त्रिक नियम कहते हैं। जब तीन तत्वों को एक साथ लाइन से रखते हैं तो पहला और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार का औसत है वो बीच के तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ये उदाहरण के से हम समझ सकते हैं इसको। हमारे पास तत्व है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार लगभग 7 है, पोटेशियम का 39 है। तो 39 और 7 देखिए 46, और 46 का जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका औसत आता है 23। 23 दूनी 46। तो इस प्रकार से डोबेराइनर ने एक त्रिक नियम प्रतिपादित किया, और इस नियम के अनुसार जब तत्वों के तीन तीन समूह बनाए जाते हैं तो हमको गुणों में एक समानता मिलती है। उसी को बोलते हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो डोबेराइनर के समय जितने तत्व ज्ञात थे उनके गुणों का अध्ययन करके और त्रिक नियम के अनुसार उन्होंने केवल त्रिक 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 और 3 समूह ही बना पाए। इसलिए लिथियम डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही बना सके थे। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें सबके परमाणु भारों को आप लिख करके पहले और तीसरे का औसत निकालेंगे तो औसत जो है बीच के तत्व का परमाणु भार होगा। इसे डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। एक और वैज्ञानिक बाद में जो है तत्वों का वर्गीकरण का आधार अष्टक सिद्धांत दिया। तो अष्टक सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार से संगीत में 7 स्वर होते हैं और 7 स्वर के बाद 8वां जो है पहले स्वर के जैसा ही होता है, तो उसको हम लोग जानते हैं सा रे गा मा जो होता है, सा रे गा मा पा धा नी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद जब 8वां आता है फिर से वही रिपीट होता है। इसी प्रकार से न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में जमाया जाता है तो 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व होता है वो पहले तत्व के गुणों में समानता रखता है। तो इसी को हम लोग जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। ये देखिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के अनुसार सा रे ग म प ध नी के बाद फिर कौन आएगा, सा। उसी प्रकार से हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन आया, फिर फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है आपस में गुणों में समानता रखते हैं। लिथियम का 8वां कौन होगा, सोडियम होगा। बेरिलियम का 8वां कौन होगा, मैग्नीशियम होगा। तो इस प्रकार से जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में हम जमाते हैं तो 7 के बाद 8वां तत्व जो है पहले तत्व से समानता रखता है। इसलिए न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने इन्हें अष्टक सिद्धांत कहा। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम में कुछ कमियां पाई गई। तो क्या क्या कमियां थी, केवल 56 तत्व तक ही सीमित थे। उस समय के जो 56 तत्व ज्ञात थे वहां तक ही ये अष्टक नियम लागू होता है। नए तत्वों के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं था। देखो जैसे जैसे विज्ञान जो है तरक्की करते जाता है वैसे वैसे तत्वों की नए नए तत्वों की खोज होते जाती है। तो नए तत्वों की खोज कर जब होगा तो न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार जो है नए तत्व जहां पर रखे जाएंगे वहां पर ये नियम लागू नहीं हो रहा था। उसके बाद कुछ तत्व जिनके गुण समान नहीं हैं उन्हें एक ही समूह में स्थान दिया गया। ये देखिए शुरू में आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट की कमी होती है, साधन की कमी होती है। तो जो वैज्ञानिक जिस समय पैदा हुए रहते हैं उस समय जो व्यवस्था रहती है, जो उस समय आपके साधन रहते हैं उन्हीं पर काम करना पड़ता है। तो उसके अनुसार इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था, फिर भी कुछ विसंगतियां रह जाती है। तत्वों के वर्गीकरण में अगला प्रयास है लोथर मेयर का। लोथर मेयर नामक वैज्ञानिक ने एक
परिकल्पना प्रस्तुत किया उसे हम लोग कहते हैं परमाणु आयतन वक्र। परमाणु आयतन वक्र सिद्धांत के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो हमको एक परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में एक समान गुणों वाले तत्व जो है ग्राफ में हमको एक ही स्थान पर मिलते हैं। ये देखिए इस प्रकार से एक ग्राफ मिलता है हमको। इस तरफ है परमाणु आयतन और एक्स एक्सिस में है परमाणु द्रव्यमान। तो तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन के अनुसार रख करके एक ग्राफ खींचने पर समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं वो समान समान जगह पर मिलते हैं। जैसे ये देखिए सोडियम है, कैल्शियम है और स्ट्रांसियम है। ये सभी जो है धातु हैं और साथ ही साथ एल्कली हैं। तो यहाँ पर देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब जो है अक्रिय गैसें हैं और ये वक्र में एक ही स्थान पर जगह इनको मिला हुआ है। तो इस प्रकार लोथर मेयर नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उस सिद्धांत के अनुसार परमाणु आयतन और परमाणु भारों के बीच में ग्राफ खींचा। तो इस ग्राफ के द्वारा हमको ये पता चलता है कि समान गुणधर्म वाले तत्व समान जगह या समान स्थान रखते हैं। अब आइए, एक रशियन वैज्ञानिक है मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने उस समय तक के ज्ञात सभी तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में सभी तत्वों को एक वर्गीकृत किया। तो उसको हम लोग कहते हैं, जो सिद्धांत है उसको मेंडलीफ का आवर्त नियम। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं तो तत्वों के गुणों में एक प्रकार की आवर्तिता पाई जाती है। उसे हम मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। तो मेंडलीफ के तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर मेंडलीफ ने के समय 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु भार और भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बीच में एक संबंध स्थापित किया और इसके लिए उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह बनाने पर उन्होंने देखा कि तत्वों के अपने परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो गए हैं। कैसे? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस प्रकार से देखते हैं कि साथ ही साथ यह भी देखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व निश्चित अंतराल के बाद फिर से आते हैं। इसी को आवर्तिता कहते हैं। आवर्त मतलब कोई भी गुण का बार बार रिपीट होना। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 2 प्रकार के समूह थे। एक है ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे, उसको हम लोग कहते हैं समूह, और दूसरा है बाएं से दाएं, उसको हम लोग कहेंगे आवर्त। तो 2 प्रकार के ग्रुप में बांटेंगे, एक तो समूह है और दूसरा आवर्त है। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी की क्या उपलब्धियां हैं, क्या हमको उसके द्वारा जो है हमको अध्ययन में सहायता हुई? तो हाँ, तत्वों के अध्ययन में हमें सहायता मिली। दूसरा, मेंडलीफ ने अपने समय में कुछ जगह खाली रख दिए थे और ये भविष्यवाणी किए थे कि कुछ नए तत्व इस जगह पर आ सकते हैं। तो ये है नए तत्वों की खोज में सहायता मिली और संदिग्ध परमाणु भारों में सुधार हुआ। कुछ तत्वों के जो परमाणु भार है वो संदिग्ध थे, मतलब जो है उसमें कुछ कन्फ्यूजन था। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार उन संदिग्ध परमाणु भारों में भी सुधार हुआ। मेंडलीफ के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए भी स्थान छोड़ दिया गया था, जिसके कारण अक्रिय गैसों का खोज हो सका। मेंडलीफ के आवर्त सारणी की कमियां या सीमाएं। पहला है हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित होना। हाइड्रोजन का स्थान एक जगह ना होने के कारण उन्हें
अलग अलग जगहों में रखा गया है, जिसे इसकी कमियां हैं। भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। आवर्त सारणी में कुछ भारी तत्वों को पहले रखा गया है और हल्के तत्वों को बाद में रखा गया है। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में जमाया गया है। समस्थानिक को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया है। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक ऐसे तत्वों के समूह होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो परमाणु भार अलग अलग होता है, इसलिए उन तत्वों को अलग अलग जगह रखा गया है। एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। ये भी कमियां हैं। ये देखिए, ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो ये है आवर्त। कितने आवर्त हैं? यहाँ पर 6 आवर्त है और ऊपर से नीचे जाने पर हमको समूह दिखाई दे रहा है, जो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये समूह है। तो समूह कितने हैं? यहाँ पर 8 समूह हैं और कुछ तत्वों के लिए यहाँ पर जगह छोड़ दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को फास्ट गाइड एकेडमी का पुनः स्वागत। और आज हम लोग देखेंगे मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। मेंडलीव के आवर्त नियम के पश्चात मोसले नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए एक नया नियम प्रतिपादित किया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जमाने से उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में आवर्तिता मिलती है। इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। यहाँ पर मोसले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण, विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो जो परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसके आधार पर यदि हम तत्वों को जमाते हैं तो हमको एक प्रकार से आवर्तिता प्राप्त होती है। तो मोसले के संशोधन के अनुसार, मोसले के आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये देखिए, मोसले के अनुसार यहाँ पर एक जो है इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं और टॉप से बॉटम। तो लेफ्ट से राइट जो है ये बने हुए, इनको हम लोग कहते हैं आवर्त। आवर्त। और ऊपर से नीचे जो समूह है ये समूह, ये समूह है। तो यहां पर देखिए समूहों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इधर 6, टोटल 18 समूह हुए। और आवर्त कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है। तो यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया जाता है तो हमको उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में आवर्तिता मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, पहला आवर्त है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो जब नियॉन खत्म हो जाता है और नियॉन के बाद जब आता है सोडियम, तो ये लिथियम और सोडियम के गुणों में आवर्तिता मिलती है। आवर्तिता मतलब बार बार रिपीट होता है। आवर्तिता मतलब बार बार रिपीट होता है। तो इस प्रकार से देखिए, लिथियम के बाद जो है सोडियम और सोडियम के बाद पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के गुणों में समानता मिलती है। इसी को हम लोग आवर्तिता कहते हैं। यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी का विस्तृत रूप दिखाया गया है। इसको आप लोग अभी से ही पूरा याद कर लीजिएगा। 7 आवर्त और 18 वर्ग है। अभी समूह किसे कहते हैं? समूह हम लोग जो ऊर्ध्वाधर समूह में ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर
आएगा। यहां पर देखिए ये है समूह 1 2, ये जो लिखा है ये सब समूह है ऊपर से नीचे की ओर, और यहां पर आवर्त है, आवर्त ये दूसरा आवर्त, ये पहला आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त, सातवां आवर्त, ऐसे ये देखिए। तो आवर्त पूरा यहां तक आएगा और इसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड, और ये टॉप है और ये बॉटम है, बॉटम। तो इसको कभी कभी हम लोग ऊपर से नीचे कहेंगे और बाएं से दाएं। तो जब हम किसी समूह में चल रहे हैं, मतलब समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं, समूह या वर्ग कितने हैं? 18। यहां से शुरू होगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 समूह, 18 समूह। और क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज जो है वो है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब जो है आवर्त है, आवर्त। तत्वों के आवर्ती गुण, आवर्ती गुणों में हम लोग आवर्त सारणी में किस प्रकार से तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं उसको यहां पर हम लोग समझेंगे। तो देखिए, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ये देखिए, ये है न्यूक्लियस और ये है पहला कोश और ये है दूसरा कोश। यदि किसी परमाणु में केवल 2 कोश हैं तो इसी को हम लोग कहेंगे बाह्यतम कोश या बाह्य कोश, बाह्य कोश। तो यहां पर जो लिखा है, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। मान लो ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाह्यतम कोश में एक है, इसलिए इसकी संयोजकता इस परिभाषा के अनुसार 1 होगी। मान लो हमारे पास पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, ये बाह्यतम कोश है। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, इसलिए इसकी संयोजकता, इस तत्व की संयोजकता 1 होगी। तो यह है संयोजकता। किसी भी आवर्त में संयोजकता जो है 1 से 4 तक बढ़ेगी, फिर 4 से घटना शुरू हो जाएगा। तो पहले कोश में 1, दूसरे आवर्त में 2 3 4 5 6 7 8, इसको काट देना ना। संयोजकता क्या है? किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उस परमाणु के अष्टक को पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो मान लो ये नाभिक है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, फिर ये पहली कोश है और ये दूसरी कोश है। तो पहली कोश और दूसरी कोश, यदि केवल 2 कोश है किसी परमाणु में, तो जो बाहर वाली कोश होगी दूसरी कोश, इसको हम लोग बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल या बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश। मान लो यहां पर पहला कोश है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को बोल रहा है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता जो है 1 होगी। या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है, बोल रहा है। तो मान लो कोई दूसरा परमाणु है, उसमें 2 8 और आखिरी कोश में इलेक्ट्रॉन है 7, तो अष्टक बने 8।
8 को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2 8 8 हो जाएगा। तो 2 8 8 अर्थात बाह्यतम कोष को अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हुई, तो इसकी वैलेंसी या संयोजकता 1 होगी। किसी भी आवर्त सारणी में आवर्ती गुण किस प्रकार से संयोजकता जो है परिवर्तित होता है वो देखते हैं। तो किसी आवर्त में हम जब बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ेगी। 1 2 3 4 तक बढ़ेगी और उसके बाद फिर 4 से कम होना शुरू हो जाएगा। 3 2 1 ऐसे। इसको उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। यहां पर देखिए इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1। इस प्रकार से 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक कम होते जाती है। और ऊपर से नीचे आने पर देखिए तो किसी समूह में संयोजकता किस प्रकार से परिवर्तित होती है ऊपर से नीचे जाने पर। यहां पर देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। किसी भी वर्ग में ऊपर से जाने पर वैलेंसी या संयोजकता स्थिर रहती है। सबकी वैलेंसी जो है एक ही है। ये देखिए। अब इसके बाद लिथियम के बाद है बेरिलियम, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। सोडियम के बाद है आपका मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी 3। इसके बाद कैल्शियम है, इसकी वैलेंसी यहाँ फिर गलत हो गया है। किसी तत्व के अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या किसी तत्व के अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ती है फिर घटती है। जैसे यहाँ पर लिथियम का 1 2 3 4 3 2 1। ये देखिए पहले 1 2 3 4 तक बढ़ेगी, फिर 4 3 2 1 तक कम होगी। इसी प्रकार से संयोजकता जो है ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी वर्ग में स्थिर रहती है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सबकी संयोजकता 1 है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम का संयोजकता 2 है। यहाँ पर आ जाएंगे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, सबकी संयोजकता 3 है। अर्थात लेफ्ट टू राइट जाने पर संयोजकता पहले बढ़ेगी फिर कम होगी और ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता स्थिर रहती है। दूसरा है जो भौतिक गुण है वो है परमाणु आकार। परमाणुओं का आकार किसी एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु का कोष जो है बढ़ता जाता है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में 2 कोष है तो इसका आकार जो है 64 पिकोमीटर है। 64 पिकोमीटर है। फ्लोरीन के बाद नीचे उसका अगला तत्व है क्लोरीन। इसका देखिए 99 पिकोमीटर, ब्रोमीन का 114 पिकोमीटर, आयोडीन का 133 पिकोमीटर, एस्टिटीन का 144 पिकोमीटर। अर्थात किसी भी समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कोष बढ़ते जाते हैं। कोष बढ़ने के कारण परमाणु आकार बढ़ता जाता है। परंतु जब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो वहां पर परमाणु आकार घटता जाता है। क्यों? क्योंकि नाभिक में उपस्थित धनात्मक आवेश अर्थात प्रोटॉन में वृद्धि होते जाती है। प्रोटॉन में वृद्धि होने के कारण परमाणु आकार जो है घटता जाता है। आकर्षण बल ज्यादा लगता है। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बल ज्यादा लगता है। तो हम किसी समूह में
ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता जाता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में धातु, अधातु और धात्वा सभी तत्वों को शामिल किया गया है। आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट अर्थात बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होते हैं और ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती जाती है। तत्व जो है देखिए 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु वे होते हैं जो कठोर होते हैं, जिनमें धात्विक चमक होती है, तन्यता होती है, आघातवर्धनीता होती है, कठोर होते हैं। अधातुओं के गुण धातुओं के बिल्कुल विपरीत होते हैं, अर्थात इसमें चमक नहीं होती है, सॉफ्ट होते हैं। और ये अधातु जो होते हैं वो आवर्त सारणी में एक्सट्रीम राइट मतलब दाहिने तरफ उपस्थित है और धातु जो है बाएं तरफ उपस्थित है। धातु और अधातु के बीच में कुल 8 तत्व ऐसे हैं जो धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण रखते हैं, उसे हम कहते हैं उपधातु। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के अंतर्गत अगला जो गुण है वह है तत्वों का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव क्या होता है? परमाणु के सबसे बाहर के कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। तो यहां पर हम जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता जाता है और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। इसलिए जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। और किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि आयनन ऊर्जा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। ये देखिए आयनन ऊर्जा और आयनन विभव के लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये ऊपर से नीचे है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 1, 3, 11, 19 किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनका? हाइड्रोजन के अंतिम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही कोष है। उसके बाद लिथियम, लिथियम के 2 कोष हैं, 2 कोष में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 2, 8, 1 और पोटेशियम में 2, 8, 8, 1। इसको दिखाने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, एक ही कोष, लिथियम के 2 कोष, सोडियम के 3 कोष और पोटेशियम के 4 कोष। अर्थात आकार बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर आयनन ऊर्जा जो है ऊपर से नीचे जाने पर कम होती जाएगी। ये देखिए आयनन ऊर्जा या आयनन विभव किसी आवर्त में किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो ये है दूसरे आवर्त के तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। बाएं से दाएं जा रहे हैं हम लोग। बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव के मान क्रमशः बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? जब किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो निकलने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए हम जो है बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होता जाता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता जाता है। विद्युत ऋणता। किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता उसकी विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। हम जानते हैं कि नाभिक में धन आवेश होता है और बाहर ऋण आवेश होता है। तो जब कोई परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है जिससे वो बंधे रहते हैं तो वो उसे कहते हैं हम लोग विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता। तो जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ता जाता है और ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान कम होता जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे जाने पर कम होगा और बाएं से दाएं जाने पर
अधिक होता जाएगा। तो ये था आप लोगों का तत्वों के वर्गीकरण का पूरा चैप्टर, और इस चैप्टर में हम लोगों ने आज जो पढ़ा है इतना ही था। और आप लोगों को आवर्त सारणी तथा उसके भौतिक और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में आवर्तिता अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये रहा आज का